हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेप। रेप एक बहुत ही हीनस क्राइम है। मैं आज उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि बाय लॉ उसकी क्या डेफिनेशन है। मैं ये डिस्कस करूँगा कि सोसाइटी की क्या बिहेवियर होती है टुवर्ड्स रेप। मैं साइकोलॉजी बिहाइंड रेप के बारे में भी डिस्कस करूँगा और ये भी डिस्कस करूँगा कि सोशल स्ट्रक्चर्स में हमें कौन से चेंजेस लाने चाहिए जिससे रेप और रेप कल्चर को कम किया जा सके। उसके साथ ही साथ मैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करूँगा। तो बाय लॉ जो हमारा डेफिनेशन कहता है वो ये कहता है कि पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इन यूरेथ्रा, वजाइना, एनस और माउथ, insertion of object/body parts into the following organs, manipulation of any body part of female to cause penetration in the following organs, or applies his mouth or forces her to in the following organs. Along with it, it means that you do it against the will, without consent, age less than 18 years, which is also known as statutory rape, unable to communicate consent or invalid consent. तो ये वो हो गया कि जो लॉ डिफाइन कर रही है कि रेप एग्जैक्टली है क्या। फिर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एनसीआरबी की डेटा। तो एनसीआरबी की डेटा में हमें ये दिखा है कि हर स्टेट और नेशनल डेटा में ये देखा गया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत बढ़ गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है 31.4% क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, उसके बाद असॉल्ट और लास्ट में रेप। तो एक्चुअली ये जो एक्ट है ये एक बहुत बड़ा शेम है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी के लिए। साथ ही साथ मेरे हिसाब से ये एक एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है। ये कोई एक चीज़ एक टाइम पे होने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत से कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक और चीज़ ये है कि ये बहुत बड़ा बिगेस्ट क्राइम है और एक लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट ये रिपीट हो रहा है और ऑफेंडर्स को ये रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने कुछ गलती भी की है। अब मैं बात करूँगा सोसाइटी के बिहेवियर रिगार्डिंग द सेम। तो इनिशियल रेज जो होता है ना कि सबका ये रहता है कि फांसी दे दो दोषियों को, लेकिन ये तभी होता है जब चीज़ें हाईलाइट होती हैं। जैसे हम आरजी कर का केस ले लें, अगर ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, अगर वुमेन कोई एजुकेटेड बैकग्राउंड या फिर कोई दूसरे रिलीजियस या कास्ट बैकग्राउंड से नहीं होती तो शायद ये चीज़ें बाहर भी नहीं आती। ऐसा हमने सिमिलर देखा था 2012 के निर्भया केस में। अब एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग दिस एक्ट, मतलब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर, कोई रिलीजियस लीडर या लोकल लीडर लेना नहीं चाहता, और ना ही वो ये सोचते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम अपने पोजीशन को क्यों ख़राब करें। उनके लिए अपना पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले। एक्चुअली प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो डोमिनेंट रोल्स हैं सोसाइटी में वो इन लीडर्स के पास है, और वो तो ऐसे भी अफेक्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पावर वैक्यूम आएगा तो उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा लीडर बन जाएगा। तो इसी के चक्कर में ये होता है कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनती और जो विक्टिम है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता हमारी सोसाइटी में। अब मैं रेप विक्टिम के एस्पेक्ट से बताना चाहता हूँ कि उसके लॉसेस क्या होते हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इनसेंसिटिविटी ऑफ सोसाइटी हमें देखने को मिल जाती है क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारी सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है, मतलब हर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो लोगों को बांट के रखता है, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेटस हो या कुछ भी हो। उसके कारण हम बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं अपने सोसाइटी में। उसके साथ ही साथ लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस है और लोग उल्टा वुमेन को ही क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक लड़की अपना रेपुटेशन, आइडेंटिटी और ऐसा भी आता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस तक पे क्वेश्चन करने लगती है। उस पर हमेशा के लिए परमानेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके कैरेक्टर पे। साथ ही साथ उसे ये भी कहा जाता है कि वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई एक्शन भी ना ले। स्पेशली जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर लिया जाता है बाय सोसाइटी, बाय लोकेलिटी एंड इवन बाय फैमिली इन सम ऑफ द केसेस। अगर वुमेन इन केसेस में अनएजुकेटेड हो तो ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाता है। नेक्स्ट की
विक्टिम की कोई पर्टिकुलर काउंसलिंग नहीं होती कि हाउ कुड शी लिव बेटर इन हर लाइफ। अब मैं रेप एक्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ कि रेप एक्यूज की 3 मेन चीज़ें होती हैं जो हम देखने को कॉमनली मिलती है। पहला कि उसका क्लोज रिलेशन टू द विक्टिम। एनसीआरबी की डेटा ही कहती है कि 97% नोन ऑफ द विक्टिम होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही कम है अमंग्स द रेप एक्यूज। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं लिटरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन मतलब उनके अंदर एथिक्स की कमी है। वो पढ़ना लिखना तो जानते हैं बट ये नहीं जानते कि उनको अपने बिहेवियर को कैसे रखना है टुवर्ड्स वुमेन। थर्ड चीज़ ये होता है कि पीयर प्रेशर। अब आउट ऑफ पीयर प्रेशर लोगों को ये रहती है कि वो अपनी मर्दानगी कैसे दिखाएं, तो अपने डोमिनेंस को शो करने के लिए वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देता है। इसके साथ ही साथ रेप एक्यूज जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेंस और कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता है वुमेन के ऊपर, और उसको अपने ऑफेंस का कोई रियलाइजेशन नहीं होता। अब मैं साइकोलॉजी बिहाइंड रेप के बारे में बात करूंगा। एक्चुअली 2 बड़े रीजंस हो सकते हैं कि लोग रेप क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट, एक हो सकता है कि डेस्परेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, और सेकंड हो सकता है कि या तो वो पावर और डोमिनेंस को शो करना चाह रहा है और कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता है, जो कि मोर ऑफ लाइक पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में कॉमन होता है। और जो ये चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर लड़की की ओर अट्रैक्शन हो सकता है, बट वो कब वांट से नीड बन जाए, नीड से अर्ज बन जाए, और अर्ज के कारण वो कोई गलत स्टेप ले ले, तो इसके बारे में पता नहीं चल पाता, और ये बहुत ही अफेक्टिंग होता है हमारे पूरे सोसाइटी के लिए। तो जो डेस्पिरेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, इसमें मेनली जो यंग एज के लोग होते हैं वो लोग जनरली देखने को मिलते हैं, और वो केवल लस्ट के लिए करते हैं। बट जब हम पावर और डोमिनेंस की बात करते हैं तो ये कोई भी कर सकता है, ये किसी भी उम्र के आदमी कर सकता है। वो एक्चुअली चाहता है कि वो केवल कंट्रोल गेन करे, और वो कंट्रोल आसपास की औरतें जो नॉन लोग हैं उन पे करना चाहता है। और ये कोई एक चीज़ से नहीं होती, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट में होती हैं। मतलब अगर उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो या कुछ और चीज़ें हों, उससे वो सीक्वेंस बनता है, और एक दिन आता है कि वो आदमी औरत का रेप कर देता है, और ये डीप रूटेड है। मैंने एक पीआर लिखा हुआ है, मैं पीआर के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट एमपी के बेटे थे। उनको भी टिकट दिया गया था एक फेमस पार्टी इन कर्नाटका। उनके हिसाब अगर आप उनका केस देखें तो उन्होंने सेक्स टेप्स बनाए थे। तो बेसिकली उसमें दोनों चीज़ें देख सकते हो कि ये दोनों रीज़न इंक्लूडेड हैं। उन्होंने पावर और डोमिनेंस को शो करने के लिए 115 आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, बट 100 से ऊपर वीडियोस को रिकॉर्ड किया, और इनफैक्ट उन्होंने वुमेन को मोलेस्ट तक किया उन पर्टिकुलर वीडियोस में, और उसको रिकॉर्ड करके रखा, जो उनके डेस्परेशन फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी शो करता है। नेक्स्ट, अब मैं अगर डेस्परेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अगर थोड़ा और इलेबरेट करूं, तो इसमें ये होता है कि फिजियोलॉजिकली अगर यंग एज में हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। बट इससे कोई रेप का लाइसेंस नहीं मिलता। सेकेंड थिंग ये होती है कि अब वो किस पीयर ग्रुप में है। अब कुछ पीयर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मर्द क्यों नहीं बनते हो, और लोनलीनेस और स्ट्रेस बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो उसे इस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए एनकरेज करते हैं। साथ ही साथ लड़कों के बीच में भी लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन होता है, उनकी फीमेल इंटरेक्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं, और वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बहुत कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेन आज के टाइम पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करते हैं। मोर देन 90% ऑफ मेन आर कंज्यूमिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट राइट नाउ, जिससे उनको कोई सेक्स एजुकेशन तो नहीं मिलता, रैदर उनकी माइंड को करप्ट कर जाती है, और वो केवल एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है, ये आदमी समझ नहीं पाता। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन सर्च कोलकाता रेप वीडियो बहुत वायरल हो गया था। लोग स्पेसिफिकली एडल्ट साइट पर सर्च कर रहे थे कि कहीं से उनको रेप वीडियो मिल जाए।
जो कि एक बहुत ही शेमफुल एक्ट है। इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ये हो सकते हैं कि हमें सेक्स एजुकेशन जो है वो प्राइमरी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें फैमिलीज़ और सोशल वॉलंटियर्स होने चाहिए जो उन्हें ये सिखाएं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताएं और इक्वालिटी तक को प्रमोट करें कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क ना हो। सेकेंड थिंग हम ये देखते हैं कि फीमेल्स के अगेंस्ट बहुत ही फाउल लैंग्वेज का यूज़ करना, मतलब गालियाँ जो होती हैं वो माँ बहन सेंट्रिक ज़्यादा हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉज करती हैं कि हमें फाउल लैंग्वेज को भी रोकना चाहिए। साथ ही साथ को एजुकेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटीज़ अगर स्कूल में बढ़ती हैं तो उससे फीमेल इंटरेक्शंस बढ़ता है, और फीमेल इंटरेक्शन बढ़ता है तो लोग इक्वालिटी जो है वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो पाती है। और एक और चीज़ है जो कि करना चाहिए क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट भी है, वो है प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना एज अ प्रोफेशन। अब प्रोस्टिट्यूशन जो होता है वो सेक्स वर्क है। अब सेक्स वर्क लीगल है, मतलब कोई कर तो सकता है, बट एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज नहीं है। मतलब आप ब्रोथेल को ओन करना इज़ नॉट लीगलाइज्ड और वो प्रोफेशन के तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है, बट सेक्स वर्क इज़ लीगल इन आवर कंट्री। तो इससे क्या होता है कि वो अगर किसी तरह के प्रोफेशन या बिजनेस नहीं कर सकते तो उनकी क्या होती है कि अब वो वल्नरेबल बहुत होते हैं। मतलब पुलिस की रेड हो या और भी वायलेंस हो, अगर कुछ अराजक तत्व उनके पास आके वायलेंस क्रिएट करते हैं तो उस वक्त उनके पास और कोई चारा नहीं बचता। तो इससे ये देखने को मिलता है कि प्रोस्टिट्यूट्स जो होते हैं उनके बहुत हार्श कंडीशन ऑफ वर्क्स होते हैं और वो उनके अमंग्स वायलेंस बहुत कॉमन होता है। अगर हम प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम उनके लिए डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एसटीडीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उनको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्रोस्टिट्यूशन हैज़ बीन अ प्लेस जहाँ पे लोगों को सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है और सेक्स एजुकेशन भी मिलता है। इससे एक और बेनिफिट ये होगा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें कम उम्र की बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या सेक्सुअल प्रैक्टिस की जाती है, उस पर भी बैन लग सकता है। तो प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना एक दूसरा एस्पेक्ट है, बट वो भी रेप को कम कर सकता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि हमने एक मूवी देखी है स्त्री 2। इसमें सरकटा एक एक्चुअली मेरे हिसाब से पेट्रियार्कल सोसाइटी को डिनोट कर रहा है। जो कटा हुआ सर है ना, वो कुछ वो लीडर्स हैं जो कि वुमेन को सच में दबाना चाह रहे हैं। उनको अगर सरकटे को मारना है तो उसके लिए मर्दों को आगे आना चाहिए कि वो उनके लिए फाइट करें। एक्चुअली होता क्या है कि सरकटों को सपोर्ट भी मेन ही करते हैं। अगर सारे मेन एक साथ हो जाते हैं तो सरकटा पावरफुल हो जाता है, लेकिन अगर मेल रीजनेबली थिंक करे और औरतों को ना दबाएं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो डोमिनेंस नहीं चल पाएगी। अब मैं डिस्कस करूंगा कि डोमिनेंस के कारण कैसे रेप हो पाता है। तो बेसिकली डोमिनेंस के पावर को स्टैब्लिश करना या पावर शो करना, ये क्या होता है कि हर मर्द ये चाहता है कि वो वुमेन के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करे और उल्टा वुमेन पे ब्लेम कर दे कि तुम तो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो, और उसको पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो पेट्रियार्कल वैल्यूज़ को वायलेट कर रही है। इसमें क्या होता है कि जो टॉप लीडरशिप होती है ना, उनको सपोर्ट तो उन पेट्रियार्कल लीडर से मिल रही होती है, तो वो ऐसे भी कोई इंटरफेयर कर नहीं रहा होता जो टॉप लीडरशिप है, और वुमेन भी अपने जो बुरी स्थिति है उसको एक्सेप्ट कर देती है विदाउट एनी कंप्लेन। अब इसमें क्या होता है कि एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वुमेन की आइडेंटिटी उन इटसेल्फ क्या होती है। क्या होता है कि वुमेन का जो ओरिजिनल होम होता है उसमें वो पराया धन माना जाता है, और जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में भी उसको अपनाने में बहुत टाइम लगता है, और ये जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं उनमें ये कॉमनली देखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हाउस होल्ड में
वो हाउस होल्ड में या फिर एजुकेशन में वो बहुत कम मिलती हैं। उनको केवल घर के काम में ही लगाया जाता है और उनको कोई अपना पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं बना पाती। तो वुमेन की एक आइडेंटिटी जस्ट लाइक अ फिजिकल एंटिटी हो जाती है, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी। उसका फिजिकल अपीयरेंस ही उसके लिए सब कुछ होता है, स्पेशली हर बॉडी एंड हर प्राइवेट पार्ट्स। उनका क्वालिफिकेशन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनका पोजीशन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। स्पेशली लैंड, मनी और रिसोर्सेज तो बिल्कुल भी शेयर नहीं की जाती, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये सन को ट्रांसफ़र किया जाता है, नॉट टू वुमेन। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये लोअर स्टाटा में ज़्यादा कॉमन है, जो कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। हम सब जानते हैं कि वुमेन आज के टाइम पे हर जगह वर्क कर रही है, बट डिस्पाइट हमें एक शॉकिंग न्यूज़ ये भी देखने को मिलता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन एट वर्क प्लेस बहुत कम है। इंडिया का एवरेज इज 28.7, बिहार का सबसे लोएस्ट है विच इज़ 9.1, और हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा है विच इज़ 63.1। अब जो बहुत बड़ा इशू ये होता है कि जस्टिस ना मिलना, स्पेशली इन केसेस ऑफ रेप, इसके भी कई कारण हैं। कि अगर हम देखें कि जजेस जो हैं, लोअर कोर्ट में 27% के आसपास फीमेल जजेस हैं, हाई कोर्ट में ओनली 13.4 ऐसी जजेस हैं जो फीमेल हैं, सुप्रीम कोर्ट में ओनली 9.4 ऐसे जजेस हैं जो कि फीमेल हैं। लॉयर्स की संख्या उससे भी कम है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली फीमेल लॉयर्स केवल 15.3% हैं। पुलिस में मतलब ओवरऑल पुलिस में जितने भी वुमेन वर्किंग हैं वो 11.75 है, जो कि बहुत कम है, जो कि मतलब ये दिखाता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना कम है इन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी। MP MLAs के लिए 33% रिजर्वेशन दी गई है, बट वो कितना इफेक्टिव है ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि ये रिसेंटली किया गया है। पंचायत में किया गया, इसलिए ये हुआ है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हुई है। 1991 में जो 33% वुमेन रिजर्वेशन किया गया था, उनसे बहुत बेनिफिट मिला है। जो लोकल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हुई हैं कंपेयर टू पहले की स्थिति में, स्पेशली इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी। नाउ अब सोशल स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूँगा। इसमें क्या होता है कि उनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी और कैरेक्टर को हर बार क्वेश्चन किया जाता है। बीइंग फिजिकली वीक, उनको कोई इक्वालिटी नहीं दी जाती, लेकिन हम ये एक काम कर सकते हैं कि हम उन्हें इक्विटी ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि कैसे मैटरनल साइड उनको ये सोचता है कि किसी तरह विदा कर दें, और पैटर्नल साइड उनसे केवल रिसोर्सेज एक्सपेक्ट करता है। स्पेशली मैं डाउरी की बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि घर में, चाहे वो मैटरनल साइड हो या पैटर्नल साइड हो, वुमेन को जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड रहती हैं, और वो उस हिसाब से उन चीज़ों को कर नहीं पाती। तो एक और चीज़ हमें ये देखने को मिलता है कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन द सिबलिंग्स, मतलब लड़के को अलग ट्रीटमेंट, लड़की को अलग ट्रीटमेंट, ये बहुत गलत है। और इसलिए क्या होता है कि जो पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत लिमिटेड होती है। अब जो डोमिनेंस ऑफ हेड ऑफ द फैमिली होती है, उनमें से कुछ ही ऐसी हेड ऑफ द फैमिलीज हैं जो कि फीमेल हैं। बाकी जो जस्टिस है उसमें भी मिनिमम वुमेन पार्टिसिपेशन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों या वुमेन एसोसिएशंस हों, वो विलेज लेवल पे हैं, बट उनकी संख्या और भी बढ़ानी चाहिए, जिससे उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, जो कि आज के टाइम पे पेट्रियार्की से ऑब्स्ट्रक्ट होती है। तो अब मैं सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। मेरे हिसाब से डोमिनेंस कैन ओनली बी आंसर्ड बाय डोमिनेंस बट सस्टेन्ड बाय को डोमिनेंस। तो इस चीज़ों में मैं वुमेन जो हैं वो काफ़ी अच्छी नेगोशिएटर्स होती हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो को डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सकती हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स ने उनके पोजीशन को इम्प्रूव किया है, उनको बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम घरों में क्या चेंजेस ला रहे हैं। अगर घर के छोटे स्टेप्स उनके पोजीशन को बेटर करती हैं, उनमें और पावर शेयरिंग के इनिशिएटिव्स लाती हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो 4 जगहों पे बन सकता है। एक होम, दूसरा स्कूलिंग, और एक है तीसरा वर्क प्लेस, और चौथा है सोसाइटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो जो होम है, घर में अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट करना सिखाएं बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, एथिक्स एंड मॉरल की अच्छी एजुकेशन दें, वो इम्पॉर्टेंट है।
स्कूल में अगर को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग अगर उनमें इम्बाइब किया जाए तो वो बहुत बेटर है। स्टीरियोटाइप्स और स्टिग्मा को क्लियर करना ये स्कूल में ही पॉसिबल हो सकता है। वर्क प्लेस में जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वर्क की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। साथ ही साथ जो सोसाइटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें वुमेन एसोसिएशंस को ज़्यादा पावर देना, उनको पावर शेयरिंग में हिस्सा देना, उनके पार्टिसिपेशन को और एंगेजिंग करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये सब चीज़ों से वो बहुत उनको स्ट्रेंथ मिलता है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हाउस होल्ड वर्क हो या बाहर का काम हो, ये दोनों चीज़ें इक्वली दोनों को आनी चाहिए। अगर घर में ही इम्प्लीमेंट किया जाए तो इक्वालिटी वहीं पे प्रूव हो जाएगी। 3 चीज़ें मर्दों के अंदर चेंज होनी चाहिए, वो होना चाहिए उनके नॉलेज में, उनके एटीट्यूड में और उनके बिहेवियर में। नॉलेज इन द सेंस कि उन्हें इस बात का एजुकेशन होना चाहिए, उन्हें एथिक्स के बारे में जानना चाहिए, उन्हें मॉरलिटी के बारे में जानना चाहिए और इक्वालिटी में बिलीव करना चाहिए। दे मस्ट ऑल्सो नो अबाउट सेक्स एजुकेशन एंड उनको मैक्सिमम लोगों तक, जितने उनकी फ्रेंड सर्कल है उनमें भी इन सब चीज़ों को बताना चाहिए। सेकेंड चीज़ है एटीट्यूड में चेंज। अब क्या होता है कि जो फ्रेंड सर्कल होता है उनमें फाउल लैंग्वेज बोलना बहुत कॉमन होता है, तो उस चीज़ को लेकर एटीट्यूड में चेंज लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर जो है वो पीयर प्रेशर के अंदर इन्फ्लुएंस होना इज़ वेरी नेचुरल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पीयर प्रेशर को पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो उससे हम पूरी फ्रेंड सर्कल को सेंसिबल बना सकते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा चेंज आएगा अगर हम चाहें तो। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं नॉट ऑल मैन आर सेम बट ऑल मैन हैव अ फ्रेंड सर्कल। NCRB की डेटा ये कहती है कि 66% ऑफ द रेप केसेस 21 से 30 ईयर्स ऑफ एज के लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 21 से 30 ईयर्स वाला एज जो है वो एक फ्रेंड सर्कल वाला एज होता है जिसमें लोग फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। तो अगर हम ये इंश्योर करें कि सबका जो फ्रेंड सर्कल है उनमें अगर उनका बिहेवियर अगर आपस में अच्छा हो, उनका बिहेवियर लोगों के प्रति अच्छा हो, जिससे कोई भी फीमेल इनसिक्योर फील ना करे, और अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तो एक फ्रेंड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि उसे बिहेवियर, जो पूरे फ्रेंड सर्कल का बिहेवियर है वो रिस्पेक्टफुल कैसे बनाए। अगर ये 2 चीज़ें हम इंश्योर कर लें तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon.